अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास तक कुछ ट्रांसफ़र के केसेस कर लिए थे जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ हूँ और मैंने अपेरेंटली डिसाइड किया कि अब मैं उसको वेकेट करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाऊँगा तो क्या होगा। और फिर उसमें भी हमने केसेस देखे थे कि आईपी या तो कॉस्ट पे कैरी होती थी या तो फेयर वैल्यू मॉडल पे कैरी होती थी। फिर हमने वाइस वर्सा सीखा कि जब मैं आईपी से पीपी में आऊँगा तो आप ये देख रहे होते हैं कि आईपी किस पे कैरी हो रही है। आईपी अगर कॉस्ट पे कैरी हो रही है उसको वहाँ तक डेप्रिशिएट करो, अक्यूमुलेटेड को नेट करो, उठा के ले आओ। और अगर आईपी फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है तो वहाँ पे पहले उसको रीवैल्यू करो, उसकी कैरिंग अमाउंट निकालो, उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दो पीपी के अंदर। दैट्स इट। ये सीखा था। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे जो कि 5वां केस है हमारा, कि अगर मैंने अपनी बिल्डिंग को, यानी मैं कह रहा हूँ कि मैंने बिल्डिंग को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए रखा था, तो वो कहाँ आती है सर? IS2 के अंदर। अगर आपको याद हो मेरी पहली क्लास स्कोप की, मैंने आपको क्या बताया था कि IS40 के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर वो प्रॉपर्टी आएगी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म, ना कि शॉर्ट टर्म ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। यानी भाई आपका मकसद क्या, आपका काम क्या है? आप बिल्डिंग बनाते हैं, बेचते, बनाते हैं, बेचते, बनाते हैं, बेचते हैं, यानी उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखते, शॉर्ट टर्म में दस्ती बेच देते हैं उसको, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती है, वो IS2 की डेफिनेशन में आती है। बात क्लियर है? तो हमने ये कहा कि सर लेट्स से आपने एक बिल्डिंग परचेज की और आपने यहाँ पे लिखा कि सर बिल्डिंग परचेज ऑन जनवरी 1, 2022। सही जी। तो हमने कहा कि सर इन्वेंट्री हो गई, क्योंकि सर इन्वेंट्री डेबिट भाई IS2 है ना, IS2 है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने उसको रखी हुई है। अगेन स्कोप अगर आपको क्लियर है तो ये बात समझ आएगी। स्कोप में क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो वाली प्रॉपर्टी आएगी जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हो, ना कि उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दस्ती बेचने के लिए। बात समझ आ रही है? तो क्या सर अभी ये प्रॉपर्टी खाली नहीं है? भाई खाली है, तो क्या इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं हो रही होगी? भाई ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी मैंने ये नहीं किया कि मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और मैं भूल गया, ऐसा नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये तो इन्वेंट्री है। खैर, हमने कहा यहां पे लिखते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 मिलियन, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 मिलियन। मैंने क्या किया होगा सर? मैंने यहां पे 5 मिलियन से इन्वेंट्री को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया, और कैश को क्रेडिट कर दिया। सिंपल इज दैट। अच्छा, मैंने कहा ये तो कहानी इस दिन पे हो गई। अब बहुत फोकस होकर सुनिएगा, बहुत फोकस होकर सुनिएगा। अच्छा, अब हमने इसको सेल पे लगाया, बात समझिएगा। जब मैंने इसको सेल पे लगाया तो मैंने देखा कि यार इसकी फेयर वैल्यू इस दिन के ऊपर, तो वही जो है हमारी जो 5 मिलियन है। अच्छा, अब मैंने खरीदा तो उसको कितने पे? 5 मिलियन पे। अब इसकी जो मार्केट वैल्यू है, कुछ दिनों बाद वो गई। लेट्स से मैंने कहा मैं 31 मार्च पे आ गया और इसकी जो मार्केट वैल्यू है, हाँ जी, इसकी जो मार्केट वैल्यू है 31 मार्च के ऊपर वो हो चुकी है सर 6.2 मिलियन। ये क्या है? इसकी मार्केट वैल्यू। अच्छा, और इसकी कॉस्ट टू सेल है, यानी इसको अगर मैं बेचने जाऊं तो खर्चा होगा बेचने का, एग्रीमेंट चार्जेस का, कॉस्ट टू सेल है। कॉस्ट टू एक्वायर नहीं, कॉस्ट टू सेल है, यानी बेचने जाऊंगा तो क्या है। सही है जी, फोकस होकर सुनिएगा। तो मैंने कहा कि भाई अगर बेचने जाऊंगा तो इसके ऊपर 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो मैंने कहा सर क्या आपको याद है NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो मैंने कहा सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इसकी आ गई 6.2 मिलियन माइनस 2 लाख रुपए, तो मैंने कहा ये आ गया 6 मिलियन। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं इन्वेंट्री किस पे कैरी होती है? अभी देखते हैं सर। हमने कहा सर यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स लेके आ जाएं, ये वाला उठा लेते हैं। तो हमने कहा इन्वेंट्री इज कैरीड एट, सही जी, इसी को पिक करते हैं। ताकि आपको पूरा एक रिकैप दे दूं मैंने कहा इन्वेंट्री इज कैरीड एट
लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ऐसा ही है, ये कॉस्ट आ गई और ये आ गई एनआरवी, सही है जी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फिगर्स लिख दूँ तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट लिखता हूँ तो कॉस्ट कितनी है, आपने कहा 5 मिलियन, कॉस्ट कितनी है 5 मिलियन। अच्छा, आपकी एनआरवी कितनी है, एनआरवी कितनी है, आपने कहा 6 मिलियन। अब वो आपको कह रहा है कि भाई आपने इन्वेंट्री को IS2 के अंदर रखना है लोअर ऑफ पे, लोअर ऑफ भी किसका, कॉस्ट और एनआरवी का। अच्छा, ऐसा क्यों कहा था, रिकैप करता हूँ बचपन के कॉन्सेप्ट। वो कहता ये कि जब आप इन्वेंट्री खरीद के लाए तो वो 5 मिलियन की थी, आप गेन तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो बिक जाए, सेल हो जाए। क्या अभी ये बिकी है, नहीं सर, आपने सिर्फ मॉनिटर करना होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खरीद के आए हो महंगी और वो हो गई हो सस्ती, तो तभी आप उसको रिटन डाउन करते हैं, एनआरवी पे लेके आते हैं। बट अगर मेरी एनआरवी ऊपर है तो IS2 आपको मना करता है, वो कहता है कि मेरा भाई ये सेल जब आप बुक करोगे तब गेन रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं है। अब इसको यूं सोचो कि अगर यही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ी हुई होती तो क्या मुझे बेचने का वेट करना पड़ता या मैं गेन बुक कर लेता, मैं गेन बुक कर लेता, क्योंकि वहाँ पे मॉडल क्या होता है, वहाँ पे रखना आपको फेयर वैल्यू पे होता है। अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल को ऑप्ट किया हुआ है, अगेन सर क्या मैं IS2 में हूँ तो क्या मेरे पास फेयर वैल्यू पे लेके जाने का ऑप्शन है, सवाल का जवाब आता है नो। मैं इसलिए इतनी बारीकियाँ बता रहा हूँ ताकि आपके भेजे में ये चीज़ फिक्स हो जाए, ताकि आप गलती ना करें, गलती की गुंजाइश ना हो। अगेन मैंने कहा भाई इन्वेंट्री किस पे कैरी हो रही होती है, आपने कहा सर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। मैंने कहा भाई कॉस्ट कितनी है 5 मिलियन, एनआरवी कितनी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है जो मैं इससे नेट कमाऊंगा, वो कितनी है 6 मिलियन। अच्छा, मैंने कहा मैं 6 मिलियन पे ले जाऊं, नहीं, उसने बोला कि पाबंदी है, लोअर ऑफ पे कैरी होगी। अभी लोअर क्या है 5 मिलियन, तो सर मैं 6 पे क्यों नहीं जा रहा, भाई गेन बुक करना मना है जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, जब तक वो सेल ना हो जाए, तभी तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। वो कह रहा है सेल होगी तो गेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपने माल खरीद के रखा हुआ, ये आपकी कॉस्ट है, ये बल्क अप होती जाएगी, जब बेचोगे तब गेन बुक कर लो। तो तभी तो कहता है अभी रखो उसको लोअर ऑफ कॉस्ट पे। अच्छा, व्हाट इफ मैं ये कहता कि मेरी एनआरवी, मेरी जो एनआरवी है वो हो चुकी है 4.5 मिलियन, तो क्या मैं 5 पे रखता या मैं नीचे आ जाता? सर मैं नीचे आ जाता, क्यों? क्योंकि आप अपने एसेट को ओवर स्टेट करके बैठे हुए होते, जस्ट लाइक योर रिकवरेबल अमाउंट। यानी आप कहते हैं ना पीपी के अंदर कि पीपी मेरा इतने पे कैरी हुआ है और उसकी रिकवरेबल अमाउंट इतनी हो चुकी है, तो इम्पेयरमेंट बुक करते हो ना। और अगर पीपी कॉस्ट मॉडल पे होता है तो ऊपर वैल्यू जितनी भी ऊपर नहीं लेके जाते, क्यों? क्योंकि अलाउड नहीं होता। अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे होता तो भी OCI। तो हर स्टैंडर्ड की अपनी मंतक है। इसकी मंतक क्या है कि भाई क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आपका बिजनेस वो है, तो गेन कब रिकॉर्ड होगा? जब आप उसको बेचेंगे। इसमें अभी मैंने किस पे रखा हुआ है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब हम इस अटेम्प्ट में थे कि यार हम इसको बेचेंगे, पर अब हमने रियलाइज किया कि नहीं दादा, अब बात यह है कि अब इसको क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाना है। अब मैं इसको, प्लीज सुनिएगा, अब मैं इसको ओवरऑल बेसिस पे बेचूंगा नहीं, मैं इसको क्या रखूंगा? IP में। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे तो कोई भी बंदा जो बिल्डिंग या प्रॉपर्टी का काम करता हो, उसकी इन्वेंट्री हो, वो साल के आखिर में आके बोले कि यार अब मैं इसको किस में ले जाता हूँ? सर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले जाता हूँ तो गेन ही गेन होगा। नहीं, उसने एक्टिव स्टेप्स लेने, डेवलपमेंट स्टेप्स लेने टू मेक इट फील लाइक कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन चुकी है। उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मार्केट करना शुरू कर दिया हो, यानी ये बात दिखे उसकी इंटेंशन से कि वो उसको रेंट पे देना चाहता है। अच्छा, जैसे ही उसने ये किया, बात समझिएगा, जैसे ही उसने ये किया और वहां पे आके उसके एक्टिव डेवलपमेंट स्टेप्स दिखे, तो हम कहेंगे कि भाई ये बन चुकी है हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये क्या बन चुकी है? हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यानी अब मैंने कहा कि सर ऑन जुलाई 1, 2022, सही है जी, टेनेंट्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मैंने क्या कहा? टेनेंट्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑन रेंट। तो मैंने कहा कि भाई ये जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब बनी? सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी है जुलाई 1, 2022 को, यानी 6 महीने बाद। तो सर क्या ये डेप्रिशिएट हो रही होगी? नहीं सर, ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रखी हुई होगी, दैट इज 5 मिलियन। अभी सिखाया।
अच्छा, अब मैंने कहा यहां पे रुक के अगर मैं तुमसे बात करूं तो मेरी कैरिंग अमाउंट बिफोर ट्रांसफर टू, कैरिंग अमाउंट बिफोर ट्रांसफर टू आईपी कितनी है मेरे बच्चों? ₹5 मिलियन, ऐसा है। अच्छा, फिर मैंने कहा इस दिन के ऊपर फेयर वैल्यू ऑफ आईपी कितनी है? आपने कहा फेयर वैल्यू ऑफ आईपी इसी दिन के ऊपर चल रही है 6.5 मिलियन। तो सर अगर मेरी फेयर वैल्यू ऑफ आईपी 6.5 मिलियन चल रही है और मैंने कहा मेरी कॉस्ट टू सेल चल रही है वही 2 लाख। अच्छा सर, अब समझने की बात यह है, क्या मेरी एनआरवी अभी भी ज़्यादा है? यस। तो क्या मैं गेन बुक कर लूँ? नहीं। वो कहता है ये है कि IS2 के अंदर तो आप पे पाबंदी, अब ऊपर नहीं जा सकते, तो जितने पे हो उतने पे इंसानों की तरह उसको फेंक दो। कहाँ पे फेंक दो? सर इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेंक दो, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया सर यहां से उठा के इन्वेंट्री को उठाया और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेंक दिया। कितने से सर? 5 मिलियन से। अच्छा, अब ये क्या बन चुकी है सर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफर आ रहा होगा, पर कहाँ से आ रहा है? पीपी से आ रहा है, इन्वेंट्री से आ रहा है? सर इन्वेंट्री से आ रहा है। यानी जब आप इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाएंगे तो इन्वेंट्री में क्रेडिट साइड पे ये जा रहा होगा, पर दिस इज नॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बात क्लियर? टेनेंट के एक्वायर करने के बाद। चलें जी, अब मुझे बताएं कि ये कहानी भी हो गई। अब ये आ चुका है कहाँ पर सर? IS40 के अंदर। किसमें? IS40 के अंदर। अच्छा, अब वो कहता है भाई क्योंकि आपने इस IP को अज्यूमिंग दैट IP कैरी दैट फेयर वैल्यू मॉडल, तो अब जब ये यहां पे आ चुका है तो अब इसको किस पे ले जाएं? फेयर वैल्यू पे ले जाएं। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन इन P&L क्रेडिट। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं ये देखूं कि मैं 5 मिलियन पे था और मैं 5 मिलियन से कहाँ जाऊंगा? सर 5 मिलियन से मैं 6.5 मिलियन पे जाऊंगा, तो मेरा देखिए फेयर वैल्यू गेन आ गया। सर कॉस्ट टू सेल को कंसिडर नहीं किया बेटा, एनआरवी नहीं, फेयर वैल्यू पे रखेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट टू सेल कंसिडर नहीं होती है, वो एनआरवी टेस्टिंग के लिए होती है। तो सर वहाँ क्यों होती है? बेचते हो ना, तो बेचने के लिए खर्चा जो नेसेसरी है उसको मिला के देखते हो। यहाँ पे क्या बेचते हो? नहीं, यहाँ पे तो रखा वही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ ताकि उससे कमाए, ना कि उसको बेच के। दोनों में फर्क समझ आना चाहिए। देखो यहाँ पे मकसद क्या है? प्रॉपर्टी से कमाना है, प्रॉपर्टी को बेच के नहीं कमाना। बात क्लियर है? तो हमने कहा कि भाई ये आ गया फेयर वैल्यू पे, यानी सर इसकी सिंपल मंतक क्या है, सिंपल समरी क्या है, अभी दिखाऊंगा अभी अपनी स्लाइड के अंदर, कि अगर आप इन्वेंट्री से आईपी में जा रहे हैं, अगर आप लोग इन्वेंट्री से आईपी में जा रहे हैं, तो इन्वेंट्री किस पे कैरी होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। तो आप अपनी इन्वेंट्री को मॉनिटर करते रहें लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के लिए। मैंने कहा कॉस्ट मेरी 5 मिलियन थी, एनआरवी ज़्यादा थी, मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता था, यहाँ से यहाँ तब जाऊँगा जब सेल बुक होगी। सेल बुक होती वो 6 मिलियन की, जो मैंने आपको बताया 6.2 मिलियन की सेल बुक होती। अगर मैं बेच देता तो सेल कितने की बुक होती? देखो ऊपर वाला केस, सेल कितने की बुक होती? 6.2 मिलियन की। सीओजीएच कितने की बुक होती? सीओजीएच कितने की बुक होती? 5 मिलियन की। फिर मैं कॉस्ट टू सेल लगाता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता मेरा 2 लाख रुपए, वो माइनस होता, तो नेट में उतनी कमाता जितना मैं सोच रहा था। पर कब कमाऊंगा? कब रिकॉर्ड करूंगा? जब बेचूंगा। अलाउड नहीं है ऊपर जाना। तभी कह रहा है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, क्योंकि आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, आपने इसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, आपने सिंपल क्या किया हुआ? प्रॉपर्टी को खरीद के रखा हुआ, बेचना है, तो बेचोगे तो गेन आएगा, बेचोगे तो गेन आएगा। ऐसा नहीं है बेचा नहीं गेन आ गया, बेचा नहीं तो तेरे पास ही है ना भाई। तो सर आईपी में क्यों आता है? भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बेचना मकसद नहीं होता, उस प्रॉपर्टी से उसकी वैल्यू से कमाना मकसद होता है। बात क्लियर? दोनों में फर्क है। खैर, फिर वो बोलता है अगर आपने IS2 में है और IS2 इन्वेंट्री को आप आईपी बना रहे हैं, तो इन्वेंट्री को आईपी बनाओ, बेशक मसला नहीं है, पर वो जिस वैल्यू पे IS2 के अंदर मौजूद है उसको उठा के वहां फेंक दो। पर उससे पहले एनआरवी देख लेना। अगर एनआरवी कम है तो पहले एनआरवी लॉस बुक कर लेना। लॉस तो बुक करना है ना, अगर लॉस है तो लॉस बुक करना है, तो एनआरवी लॉस बुक करके फिर उसको आईपी में ले जाना, और फिर वहां पे वही अकाउंटिंग जो वहां की है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया सर? यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने एनआरवी टेस्टिंग की। मैंने कहा सर एनआरवी कितनी आ रही है? मैंने कहा एनआरवी कितनी आ रही थी इस दिन? आपने कहा सर एनआरवी आ रही थी 6.3 मिलियन की। तो मैंने कहा कि 5 मिलियन से पहले 6.3 पे ले जाओ। नहीं, ये तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगी IS2 की। मैंने कहा जितने पे पड़ा हुआ उतने पे उठा के वहां फेंक दो।
तो सर वहाँ पे जाके गेन बुक कर लें। यस, ये देखो ये रहा, तो सर ये तो 6.3 आ रहा है, आपने तो भाई 13 की जगह आपने तो 1.5 मिलियन का गेन बुक किया। तो मैंने कहा इसलिए क्योंकि एनआरवी वहाँ पे कंसिडर नहीं होती। बात क्लियर है? अच्छा खैर, ये फेयर वैल्यू मॉडल पे आ गया। अब मैं कहूँ अगर 31 दिसंबर 2022 पे फिर फेयर वैल्यू मेरी 6.8 मिलियन हो गई, फिर क्या करूँगा सर? मैं मजीद गेन बुक करूँगा, मजीद गेन बुक करूँगा। कितने का सर? आप कहेंगे 3 लाख रुपए का। तो सर बकाया पहले हो चुका है, तो जैसे तो आपके डिस्क्लोजर में क्या आएगा? ये वाला और ये वाला दोनों का गेन मिला के आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो लमसम आता है ना, ये थोड़ी ना कि इस चंक में ये बुक किया, इस चंक में ये बुक किया। अच्छा, व्हाट इफ मेरे बच्चों आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे कैरी हो रही होती, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे कैरी हो रही थी, तो मैंने कहा व्हाट इफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी would have been carried at cost। तो मैंने कहा कि सर ये वाली सिचुएशन तो सेम रहेगी ना, दोनों कर लेते हैं ना, कॉस्ट मॉडल दोनों डाल देते हैं यहाँ पे केस 5 में। सही जी, आईपी या तो फेयर वैल्यू या तो कॉस्ट मॉडल पे। इधर मैंने कहा तो सर ये बात देखें, ये हमने कर लिया यहां तक ये हमने कर लिया यहां तक, ये चेक करें आप, बस देखें वही वाली बात। ऑन जुलाई 1 2022 या तो पहला केस होगा या तो ये केस होगा। ऑन जुलाई 1 2022 टेनेंट्स एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑन रेंट, कैरिंग अमाउंट वही है, सही है जी, कैरिंग अमाउंट बिफोर ट्रांसफर टू आईपी, यही है, बिल्कुल यही है सर। फेयर वैल्यू ये थी, कॉस्ट टू सेल ये थी, एनआरवी ये थी। सर मैं ऊपर नहीं जा सकता, इसी वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया। अच्छा अब सर अगर मुझे यहाँ पे फेयर वैल्यू दी हुई है तो नो फेयर वैल्यू एंट्री, बिकॉज आईपी इज कैरीड एट कॉस्ट। तो सर फिर क्या होगा सर? डेप्रिसिएशन होगा सर, डेप्रिसिएशन होगा। आपने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ आईपी क्रेडिट। सर कितनी लाइफ पे? रिमेनिंग लाइफ पे। आप इसको कितने पे लेके आए? 5 मिलियन पे। तो आपने कहा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, तो इस साल कितने महीने डेप्रिशिएट करूँ? 6 महीने। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं 5 मिलियन को डिवाइड कर दूँ किससे सर? 10 से, 10 साल से, और मैंने कहा कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 6/12 से, तो मेरे पास ये आ गया 2.5 लाख रुपये। सिंपल इज दैट। यानी सर समरी बताया ना, IS2 में बैठे हुए हो, ऊपर नहीं जा सकते, IS2 में रहते हुए ऊपर नहीं जा सकते। हाँ NRV होगी नीचे तो नीचे ले आओगे। अच्छा फिर जो भी अमाउंट होगी, अच्छा अगर IS2 में बैठे हुए हो तो वो कॉस्ट पे कैरी होगे, NRV ज़्यादा है कुछ भी नहीं करोगे, इस पे ही रहोगे। ये उठा के IP में फेंकना, फिर IP की अकाउंटिंग, चाहे वो फेयर वैल्यू मॉडल हो चाहे वो कॉस्ट मॉडल हो। अगर IP फेयर वैल्यू पे ले जाना, IP कॉस्ट पे वहाँ पे ला के डेप्रिशिएट करना, कहानी खत्म। बात क्लियर है सर? अच्छा अब एक इसका आखिरी केस कर लेते हैं, ट्रांसफर्स का आखिरी केस कर लेते हैं। मैंने कहा व्हाट इफ मैं केस 6 बनाऊं और केस 6 में बताऊं आपको कि सर मेरे अब आईपी से कहां पे आ रहा हूं सर? इन्वेंट्री के अंदर। अब आईपी या तो फेयर वैल्यू पे होगी या तो कॉस्ट पे होगी। सर ये हो गया केस 6। आ जाए जी, मैंने यहां पे लिखा कि सर कंपनी एक्वायर्ड आ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बना भी सकते हैं खुद, कोई मसले वाली बात नहीं है, एट ₹5 मिलियन। सही है जी। तो आप मुझे बताएं कि सर अगर कंपनी ने एक्वायर की है 5 मिलियन के ऊपर तो उसकी एंट्री क्या बनाई होगी? सर उसकी एंट्री बनाई होगी, इसको यहां से रख लेते हैं। अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, सही है जी। और यहाँ पे डेट भी लिख लेते हैं आप लोगों के लिए, ये आई है जनवरी 1 2022, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। सर पहला केस बताएं, केस 1, कैरीड एट फेयर वैल्यू, कैरीड एट फेयर वैल्यू। मैंने कहा चलें जी कैरीड एट फेयर वैल्यू। मैंने कहा अगर फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है तो मेरे पास सर 30 जून या मैं कहूँ जुलाई 1 2022 पे डिसाइडेड टू सेल इट, इन्वेंट्री बतानी है। तो मैंने डेवलपमेंट स्टेप्स लिए कि भाई मार्केट किया,
टू सेल इट, बायर आइडेंटिफाई किया। तो मैंने, मेरी हरकतों से ऐसा लग रहा है अच्छा एक्शंस क्या होते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि वाकई में इन्वेंट्री में जा रहा है। डेवलपमेंट स्टेप्स है, डेवलपमेंट स्टेप्स का मतलब है वो नेसेसरी स्टेप्स जो आपकी प्रॉपर्टी को इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दें। यानी अगर मैं ये कहूँ आपको कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में टेनेंट्स को जगह दी हुई थी, मैंने उनको बोला कि बाबू शाबाश निकलो यहाँ से, अब वेकेट करो उसको। अच्छा वेकेट कर देना काफ़ी नहीं है, जब वेकेट कर दिया मैंने, अब भी वो आईपी है। क्यों? क्योंकि खाली है ना, आईपी है। आपने डेवलपमेंट स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू मेक इट इन अ सेलेबल कंडीशन, यानी आपने उसको एडवर्टीजमेंट्स किए, उस पर जो खर्चे डेंटिंग पेंटिंग थी वो कराई। अब समझ आता है कि वो रेडी फॉर सेल हो चुकी है। अब समझ आ रहा है कि वो रेडी फॉर सेल हो चुकी है। जब वो रेडी फॉर सेल हो चुकी है तो आपने कहा कि भाई अब इसको आप कहाँ फेंकेंगे सर? इन्वेंट्री के अंदर। जब आप इन्वेंट्री के अंदर फेंकेंगे, अच्छा भाई जब इन्वेंट्री के अंदर फेंकेंगे तो अब आपका फेयर वैल्यू मॉडल है। मैंने कहा भाई फेयर वैल्यू एज एट जुलाई 1, 2022 रुपीज़ 6.5 मिलियन। मैंने कहा ओके जी सर 6.5 मिलियन। मैंने क्या एंट्री बनाई होगी सर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन इन पीएनएल क्रेडिट। यहाँ के हिसाब से अकाउंटिंग करो, कितने से गेन बुक किया? 1.5 मिलियन से। अच्छा अब ये प्रॉपर्टी किस पे आ गई? 1.5 मिलियन पे आ गई सर। सिंपल, इसको उठा के ट्रांसफर कर दें। इन्वेंट्री IS2 डेबिट, इन्वेंट्री IS2 डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कितने से सर? 6.5 मिलियन से। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं आईपी से, और आईपी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो जब इन्वेंट्री में जाऊंगा कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इन्वेंट्री पे जाने से पहले आईपी को फेयर वैल्यू पे ले जाओ, क्योंकि मॉडल कौन सा है? फेयर वैल्यू है। जो उसकी अपडेटेड कैरिंग अमाउंट है उठा के वहां फेंक दो, सिंपल इज दैट। अच्छा व्हाट इफ सर, व्हाट इफ केस नंबर 2 होता? केस नंबर 2 होता, अगर केस नंबर 2 होता, केस नंबर 2 है कैरीड एट कॉस्ट, तो क्या सर पहली एंट्री सेम नहीं रहती? सेम रहती, कैपिटलाइजेशन है। फिर मैंने कहा सर, फिर मैंने कहा कि फिर आप यहां पे ये कहते नो फेयर वैल्यू गेन या लॉस एंट्री बिकॉज एट कॉस्ट। सही है जी, ये हमने डिटरमिन कर लिया। फिर मैंने कहा सर इसके अलावा क्या होगा? फिर सर डेप्रिशिएट होगी है, सिंपल। आपने कहा सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ आईपी क्रेडिट। अब मैंने कहा कि सर खरीदा कितने का था? सर सीधी सादा शुद्ध ज़बान में आपने कहा कि 5 मिलियन का। इसकी लाइफ कितनी थी? अच्छा अब मैंने ये अज्यूम किया कि इसकी लाइफ 10 साल है, अज्यूम कर रहा हूँ 10 साल है। ये उससे इंडिपेंडेंट एग्जांपल है। हाँ मैंने कहा इसकी लाइफ है 10 साल के शुरू से, जब आईपी खरीदी थी मैंने ये। और मैंने कहा कि सर इसको मैंने कितना चलाया है यहाँ पे? 6 महीने। तो मैंने कहा कि सर 5 मिलियन को डिवाइड किया 10 से इंटू 6/12, ये आ गया 2.5 लाख रुपये। अच्छा जब ये 2.5 लाख रुपये आ गया, हाँ सही है। अच्छा जब ये 2.5 लाख रुपये आ गया तो मैंने कहा कि भाई अब मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नेट कर दूं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट नेट तो करूंगा ना जानी, नेट तो करूंगा। मैंने कहा ये नेट हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास जो नेट बुक वैल्यू आ गई, मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट करके इन्वेंट्री IS2 को डेबिट कर दिया। कितने से सर? कितने से सर? कितने से? 5 मिलियन पे थी, ये कटा दिया इसमें से, तो इतने पर ट्रांसफर हो गई। यानी सिंपल, डेप्रिशिएट करो, जो कैरिंग अमाउंट है उस पर फेंक दो। बात क्लियर है जी? जज़ाकल्लाह।